Good morning, everyone. So today we will discuss about the effect of change in various conditions of refrigeration cycle, vapor compression refrigeration cycle. So in the previous class, we have discussed about effect of subcooling. What is the effect of subcooling? तो इस केस में सबकूलिंग के इफेक्ट की बात करते हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो इसमें जो पॉइंट 3 है वो ड्रैग हो जाता है टुवर्ड्स द 3 डैश, इस रीजन में आ जाता है, जिसकी वजह से जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट वो 1 से लेके 4 डैश तक हो जाता है। तो इनिशियली यहाँ तक जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होता है इसका, बट सब कूलिंग की वजह से ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली आप जानते हो दैट व्हाट इज सीओपी। हमें यही जानना है कि सीओपी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। सीओपी जो होता है दैट इज रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन। ये तो हम बात कर रहे थे सीओपी जो है दैट इज रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो इस केस में अगर हम बात करें तो ये रीजन जो है आपका बता रहा है कि ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है। ऑब्वियसली रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है वो बड़ा है, वो इंक्रीज हुआ है। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज हुआ है तो सीओपी भी इंक्रीज होगी, बट उसके लिए कंडीशन ये है कि वर्क डन में ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और आप देख रहे हो कि नॉर्मल कंडीशन में जो वर्क डन होता है वही इस केस में वर्क डन बाय द कंप्रेसर हुआ है, विच इज H2 - H1। तो इतना ही एरिया जो है वो बता रहा है वर्क डन, और हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट that has increased due to subcooling. That's why the COP of the refrigerating machine will increase due to this change, this phenomena of subcooling. तो ये चीजें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग ऑफ वेपर्स। ये बोलते हैं कि अब सुपर हीटिंग की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब देखो, ये कंप्रेशन 1 to 2 होता है जनरली। ये केस जो है नॉर्मल कंडीशन में फॉलो होता है। पीएच डायग्राम इस तरह से बनता है, बट इस केस में हम बोल रहे हैं कि हम सुपर हीटेड वेपर्स जो है सप्लाई कर रहे हैं कंप्रेसर को। 1 to 2 कंप्रेशन है, तो ये पॉइंट जो है 1 पॉइंट वो यहाँ से ड्रिफ्ट होके यहाँ। ऑब्वियसली अगर 1 पॉइंट यहाँ आ गया तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बेशक इंक्रीज कर रहा है। आप देख रहे हो इधर 4 to 1 रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होता है, वो डेफिनेटली वो इंक्रीज कर रहा है। ये कॉम्प्रेशन है, बट सीओपी बढ़नी चाहिए इसकी। बट इस केस में इससे सुपर हीटेड वेपर्स में जो वेपर्स ड्राई वेपर्स जो होते हैं पॉइंट 1 पे, उन्हें सुपर हीटेड वेपर्स बनाने के लिए जो हमें जितना काम करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा होता है।
इसलिए सीओपी जो है इस केस में सुपरहीटेड वेपर के केस में वो घट जाता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन सक्शन प्रेशर। सक्शन प्रेशर अगर बढ़ गया तो क्या होगा? सक्शन प्रेशर यही है, देखो पीएच एंथैल्पी डायग्राम में आप देखते हैं दो ही प्रेशर होते हैं, एक लो प्रेशर होता है, एक हाई प्रेशर होता है। लो प्रेशर पे जिसपे हम कंप्रेसर को रेफ्रिजरेंट सप्लाई करते हैं, और एक डिलीवरी प्रेशर, एक सक्शन प्रेशर बोलते हैं इसे वैसे हम, जहाँ पे कंप्रेसर जो है रेफ्रिजरेंट को सक करता है, और एक डिलीवरी प्रेशर होता है जहाँ जिसपे जिसे हम जिस जिस प्रेशर पे जो आपका कंप्रेसर है रेफ्रिजरेंट को डिलीवर करता है टू द सिस्टम। तो इस केस में अगर ये बोल रहे हैं कि भी अगर सक्शन प्रेशर को लो कर दिया जाए, है ना, तो अगर सक्शन प्रेशर को हमने लो कर दिया तो यहाँ से पहुंच के वो कहाँ जाएगा? ये तो आप देख रहे हो ऑब्वियसली रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पे जो है फर्क पड़ने वाला है। पहले ज्यादा होता था, फिर कम हो जाएगा। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट घट गया तो सीओपी घट जाएगा, और उल्टा वर्क डन भी बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली जो है सीओपी, जो आप जानते हो सीओपी क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो वर्क डन अगर इंक्रीज कर गया तो सीओपी विल डिक्रीज। तो ये क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट की बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिलीवरी प्रेशर। अब डिलीवरी प्रेशर में हमने बदलाव कर दिया, हमने इसको इंक्रीज कर दिया। ये डिलीवरी प्रेशर है 0.2, इस प्रेशर को हम 2 डैश तक लेंगे। ऑब्वियसली आप देख रहे हो इधर 1 से 2 जो है वो वर्क डन हैज इंक्रीज, वर्क डन बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली सीओपी विल डिक्रीज। सीओपी का फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है किसी भी रेफ्रिजरेटिंग मशीन की, वो मेजर करते हैं हम कि कितना रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, और कितना वर्क डन जो है उसने किया है। इस केस में जो वर्क डन है वो दैट हैज इंक्रीज, एंड रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पहले ज्यादा था, यहाँ से अगर देखें ज्यादा था, बट जब हम डिलीवरी प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं तो ये 0.3 भी और 4 भी पीछे आ जाता है, और उसकी वजह से रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम हो गया तो सीओपी विल डिक्रीज। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑब्वियसली कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। तो जैसे कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होता क्या है? That is, the cooling effect produced by the refrigeration in a given time is known as refrigerating. तो एक पर्टिकुलर टाइम में वो कितना अमाउंट ऑफ हीट ले जा रहा है और कितनी ठंडक पहुंचा रहा है, वो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होता है किसी भी मशीन। और इसको किलो जूल्स पर सेकेंड में जो है हम मेजर करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे कि हम काफी बात करते आए हैं इसके बारे में कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन होता है, कि कितना अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है किसी मशीन ने प्रोड्यूस किया है और उसके लिए कितना काम हुआ है, वो उसकी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बताता है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटिंग अगर पीएच डायग्राम में हमने देखा ही है कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है दैट इज the difference between the enthalpy at point 4 and enthalpy at point 1. Similarly, it is work done जो है that is
difference between the two enthalpy of the enthalpy at point 2 and at point 1. अब हम बात करते हैं एक्चुअल वेपर कंप्रेशन सिस्टम। सो असल में वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो है, अगर टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे हम बनाएं तो वो दैट इज क्वाइट डिफरेंट, बहुत डिफरेंट होता है। अगर हम बात करें नॉर्मल की टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, तो हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से हम सुपरहीटेड वेपर तक कंप्रेशन करते हैं, फिर वहां से ये कंडेंसर में जाता है, 2 to 3 कंडेंसर होता है। फिर टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम की बात करते हैं हम, इस डायग्राम तो उसके बाद जो है एंट्रोपी जो है इंक्रीज कर जाती है ड्यू टू थ्रॉटलिंग, तो ये 0.4 आ जाता है, और 4 to 1 जो है एक्सपेंशन वॉल में होता है। तो इस तरह से जनरली प्रोटिकली जो है हम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम जो है इसका बनाते हैं। बट एक्चुअल वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो है दैट क्वाइट डिफरेंट। तो इसको समझ लेते हैं एक बार। तो इसको समझने के लिए पहले हमें जो थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन सिस्टम है वो याद होना चाहिए कि 1 से 2 जो है कंप्रेसर होता है, और 2 to 3 कंडेंसर होता है, 3 to 4 जो है एक्सपेंशन वाल्व होता है, और 4 to 1 जो है इवेपोरेटर होता है। तो ये चीजें हमें ध्यान में होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली। अब ये यहाँ 1 से 2 जो है इवेपोरेटर है, आप जानते हो। तो इसमें इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है, हीट जो है एब्जॉर्ब कर रहा है रेफ्रिजरेंट उस स्पेस से जिसको हमने ठंडा करना है, वहां हीट जो है एब्जॉर्ब की जा रही है बाय द रेफ्रिजरेंट with the help of evaporator, which is also a heat exchanger. तो यहाँ हीट ले रहा है रेफ्रिजरेंट, वेपराइज हो रहा है, सैचुरेटेड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। अब जैसे ही ये कांटेक्ट में आते हैं आपके कंप्रेसर की जो सक्शन लाइन है उसमें, तो वॉल हीट हुई होती है, इसी वजह से उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद अब वो क्या करता है, कंप्रेसर की वॉल में एंटर करता है। जैसे ही वो एंटर करता है तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाता है। प्रेशर डिक्रीज करने के बाद 4 से लेके जो 8 तक है वो कंप्रेसर के कंप्रेशन प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, कंप्रेसर में जैसे ही एंटर करता है अपने आप ही कंप्रेसर की वॉल्स की वजह से उसका टेम्परेचर 4 to 5 इंक्रीज कर जाता है, 0.4 से 5 तक इंक्रीज कर जाता है। और फिर कंप्रेशन प्रोसेस होता है, कंप्रेशन प्रोसेस की वजह से ये 5 to 6 जो है उसका टेम्परेचर पहुंच जाता है, और प्रेशर भी इंक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर लाइन भी आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे ही वो बाहर को निकलता है, अब उसके कंडेंसर की वजह से टेम्परेचर उसका थोड़ा लो हो जाता है। कंडेंसर की वॉल्स ठंडी होती है तो उसके टेम्परेचर जो है 6 to 7 जो है लो हो जाता है। और फिर जैसे वो बाहर निकलता है, डिलीवरी होती है उसकी, तो उसका प्रेशर भी 7 to 8 जो है डिक्रीज कर जाता है। तो ये कंप्रेशन प्रोसेस जो है 4 से लेके 3 से लेके 8 तक ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये जैसे ही कंडेंसर की वॉल्स में इंटर करता है, टेम्परेचर और भी डिक्रीज हो जाता है, 8 to 9 पहुंच जाता है, ड्यू टू क्योंकि कंडेंसर की वॉल्स ठंडी होती हैं इस वजह से। और उसके बाद
कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये कंडेंसर नहीं फ्लो करता है 9 to 10 और अपनी हीट को सप्लाई कर देते हैं, ये रिजेक्ट कर देता है टूवर्ड्स द सराउंडिंग। सराउंडिंग में जब रिजेक्ट करता है उसके बाद 10 से लेके 1 तक जो है इसकी थ्रॉटलिंग होती है। तो ये सब कूलिंग हो रही है इसकी, 10 to 11 सब कूलिंग हुई। सब कूलिंग के बाद थ्रॉटलिंग की वजह से इसकी एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज कर जाती है और टेम्परेचर डिक्रीज करता है और ये 1 तक। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है पूरा कंप्लीट होता है। इस केस में फ्रॉम 1 to 3 जो है वो अपना इवेपोरेशन हो रही है और 3 to 8 तक जो है वो कंप्रेशन हो रही है और 8 to 10 तक जो है वो कंडेंसेशन हो रही है एंड 10 to 1 तक जो है वो एक्सपेंशन वॉल्व जो है ये एक्सपेंशन प्रोसेस जो है वो हो रहा है। तो इस तरह से एक्चुअल जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम है दैट इज क्वाइट डिफरेंट टू अ theoretical vapor compression system। तो थोड़ा सा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। तो दैट इज actual volume of the gas drawn at suction pressure to the piston displacement कि एक्चुअली कितना वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो सक्शन प्रेशर पे अंदर जा रहा है डिवाइडेड बाय द पिस्टन कितना डिस्प्लेस कर रहा है उसको कंप्रेशन कर रहा है। वो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात हुई। तो क्लियरेंस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात करें तो इट इज द रेशियो ऑफ compressor capacity or the suction volume to the piston displacement। तो ये रेशियो है कि कितना वॉल्यूम सक किया गया और कितनी पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट। तो इस एसी को हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इसी के साथ आपका ये टॉपिक जो है खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका उसमें हम डिस्कस करेंगे रेफ्रिजरेंट्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और आइडल रेफ्रिजरेंट्स जो है वो किस तरह के होने चाहिए, उसकी फिजिकल, थर्मल, एनवायरमेंटल, ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एक आइडल रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज जो है होनी चाहिए और एक आइडल रेफ्रिजरेंट किस तरह का होना चाहिए और सिलेक्शन किस तरह से हम एक रेफ्रिजरेंट की करेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होनी चाहिए, कहाँ यूज होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल होता है। तो वो सारी चीज़ें हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।